हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम जतिन है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। एंड आई एम सो सॉरी कि ये वीडियो आने में काफ़ी लेट हो गया है, बट मेरे पास उसके कुछ रीजंस हैं, क्योंकि मेरे भी लाइक लास्ट सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, तो उसके वैल्यूएशंस एंड असाइनमेंट्स के वैल्यूएशन वगैरह चल रहे हैं, तो उसमें थोड़ा बिजी हूँ मैं। बट मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपके थोड़ा टाइम निकाल के जो चीज़ें पेंडिंग थी आपको बतानी थी वो आपको बता दूँ अभी। ठीक है। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस वाला जो पार्ट था वो रह गया था, तो वो एक बार देख लेते हैं। एंड इस वीडियो में सी प्रोग्रामिंग के बारे में देख लेंगे। सी प्रोग्रामिंग मतलब एक तरीके से सी प्रोग्रामिंग के जो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो किस किस फॉर्म में आ सकते हैं, एंड जो प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आएंगे, जो दो प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आएंगे वो किस तरीके से आ सकते हैं। ठीक है। एंड ठीक है, देखते हैं। एंड इससे पहले जो और भी वीडियोस आ चुकी हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क्स, CO एंड डिजिटल लॉजिक। एंड इससे पहले जो वीडियो थी डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर थी। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर थी। तो ये सारी वीडियोस भी आप एक बार देख लेना। ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई गई थी क्योंकि आप जो अब रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे, उसमें कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स को थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी से थोड़ा रिवाइज कीजिए। ठीक है। मे बी उसके एक दो क्वेश्चन और ज़्यादा सॉल्व कर लीजिए। एंड ये वीडियोस कहाँ मिलेंगी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप यूट्यूब पे आएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे जतिन गुप्ता, तो यहाँ पे आपको चैनल का आइकन दिखा देगा। एंड इस चैनल पे आइकन पे क्लिक करेंगे, वीडियोस वाले सेक्शन में जो लेटेस्ट वीडियोस हैं सारी, डिस्क्रीप मैथमेटिक्स, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा स्ट्रक्चर्स, DBMS, ये सारी वीडियोस यहाँ पे दी जाएंगी। एंड भी प्रॉपर्ली वीडियोस प्लेलिस्ट पे भी अरेंज है, तो यहाँ पे आके भी आप देख सकते हैं IIIT हैदराबाद वाली ये प्लेलिस्ट पे। एंड एक प्लेलिस्ट और बताना चाहता हूँ सी प्रोग्रामिंग के बारे में। एक सी प्रोग्रामिंग के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 52 वीडियोस आ चुके हैं। ये वाली सी प्रोग्रामिंग वाली प्लेलिस्ट है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा मैं आपको। एंड इसमें 52 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी है। एंड इससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो डिस्कस करे गए हैं वो रिकर्शन के ऊपर हैं, पॉइंटर्स के ऊपर है, 1D एरे इंडेक्सिंग, 2D एरे इंडेक्सिंग, जिनके बारे में लाइक हाई प्रायोरिटी बताई गई है मैंने ऑलरेडी, उसके ऊपर ज़्यादा वीडियोस हैं। तो प्लीज़ ये वाली वीडियोस में लाइक प्रेफर करूँगा कि एटलीस्ट ये क्वेश्चन ज़रूर करके जाना। ठीक है, वीडियो चाहे पूरी ना भी देखिए आप, बट एटलीस्ट क्वेश्चन को ट्राई ज़रूर करना। एंड दीज आर लाइक रियली गुड क्वेश्चन जो गेट में पूछे गए हैं, एंड होपफुली आपने इसमें से बहुत सारे सॉल्व भी कर लिए होंगे। तो चलिए फिर अपने वीडियो पे चलते हैं। एंड जैसे सी प्रोग्रामिंग में सबसे पहले चले, सी प्रोग्रामिंग में देखें तो बेसिक आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड ये जो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है वो किसी भी तरीके से आ सकता है। लाइक जैसे हमारे पास चार तरीके के डेटा स्टोरेज टाइप्स होते हैं, जिसमें ऑटो, एक्सटर्न, देन स्टैटिक एंड रजिस्टर। ठीक है, इन सब का अपना अपना लाइफ टाइम होता है, स्कोप होता है, एंड इनकी कुछ इनिशियल वैल्यू भी होती है। जैसे ऑटो में कुछ ऑटो वेरिएबल की जो गार्बेज वैल्यू होती है वो क्या रहती है, रैंडम, कुछ भी गार्बेज रहती है। ठीक है, इनिशियल वैल्यू जो रहती है वो रैंडम या गार्बेज रहती है। बट सेम अगर स्टैटिक में देखिए, स्टैटिक में गार्बेज वैल्यू नहीं रहती, जो वेरिएबल डिक्लेयर करा है उसकी वैल्यू, जो इनिशियल वैल्यू है वो जीरो रहती है। ठीक है, तो ये सब बेसिक क्वेश्चन सी प्रोग्रामिंग से ऑलरेडी आ सकते हैं, लाइक ज़्यादा मुश्किल नहीं आएंगे। एंड देन प्रेसिडेंस से आ सकते हैं। जो प्रेसिडेंस का टेबल है उसमें 15 to 16 रोज हैं, तो वो प्रेसिडेंस आपको याद होना चाहिए। उस प्रेसिडेंस के ऊपर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लाइक एक एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, एंड उस एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, एंड फाइनली उसकी वैल्यू बतानी पड़ेगी। तो जब तक आपको प्रेसिडेंस नहीं पता होगा, लाइक पता नहीं होगा कि लॉजिकल और एंड की प्रायोरिटी एज कम्पेयर टू मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कम होती है, तो आप नहीं कर पाएंगे सॉल्व, उसमें दिक्कत आ सकती है। देन प्रेसिडेंस के बाद देन हमारे पास आता है स्टैटिक की वेरिएबल। लाइक स्टैटिक वेरिएबल के ऊपर काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन, तो प्लीज़ इसको मिस मत करना, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल की कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो प्रॉपर्टीज़ आपको अगर क्लियर होंगी तभी आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। गेट में भी काफ़ी बार स्टैटिक की वेरिएबल्स के बारे में पूछा हुआ है। एंड देन उसके बाद अगर देखेंगे रिकर्शन वाला टॉपिक जो आता है, रिकर्शन वाला, लाइक रिकर्शन इज़ लाइक सबसे फेवरेट जो रहता है किसी भी लाइक एग्ज़ाम का, तो ये रिकर्शन तो हमेशा आता ही आता है। एंड रिकर्शन विद स्टैटिक वेरिएबल भी जो आते हैं क्वेश्चंस वो काफ़ी अच्छे बन जाते हैं फिर, क्योंकि हमें स्टैटिक वेरिएबल का भी ट्रैक रखना पड़ता है, एंड रिकर्शन की फंक्शन कॉलिंग का भी ट्रैक रखना पड़ता है, दोनों चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है हमें। ठीक है, तो और इसके बाद जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो है, लाइक मे बी क्वेश्चन आने के एक्सपेक्टेड यहाँ से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, पॉइंटर्स। लाइक पॉइंटर्स के ऊपर ऐसा है कि पॉइंटर्स को आप सिंपली इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, इनके साथ भी खेल सकते हैं। इनके साथ नहीं खेलना तो आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एरे के साथ खेल लीजिए, एरे के साथ पॉइंटर को मिक्स कर दिए, 1D एरे, 2D एरे, एंड देन मे बी स्ट्रक्चर के साथ आप कर सकते हैं स्ट्रक्चर के साथ भी मिक्स कर सकते हैं पॉइंटर्स का कंसेप्ट। लाइक पॉइंटर्स इज लाइक ओमनी प्रेजेंट, ये कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो पॉइंटर्स का कंसेप्ट तो
आई थिंक आपने ऑलरेडी अच्छे से कर लिया होगा। एंड पॉइंटर्स में कुछ क्या कहते हैं, पॉइंटर्स के कुछ हज़ार्ड्स भी हैं, जैसे वाइल्ड पॉइंटर, अनइनिशलाइज पॉइंटर एंड डेंजरिंग पॉइंटर। तो ये 2-3 पॉइंटर्स की आपकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। मे बी वो एक फंक्शन दे सकते हैं एंड पूछ सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, या फिर हो सकती है प्रॉब्लम्स इस प्रोग्राम में। तो उसमें आपको अगर इन डेफिनेशंस के बारे में क्लियर नहीं होगा, डैंगलिंग पॉइंटर की वाला केस कब आता है, अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर का केस कब आता है, वाइल्ड पॉइंटर का केस कब आता है, तो आप नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो उसका ध्यान रखना। तो ये तो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन वगैरह आगे सी प्रोग्रामिंग के। एंड अगर इसके अलावा चले, लाइक जो हमारे पास 2 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसके बारे में मेनली आज डिस्कस कर लेते हैं। एंड इन 2 प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन की वेटेज ज़्यादा होगी। अब प्लीज़ कमेंट्स में ये मत पूछना कि मैं ये 2 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन कर लूँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं, अगर मैं नहीं कर पाऊँगा तो होगा या नहीं, क्योंकि ये सब सब रिलेटिव है। मे भी पता नहीं आपसे किसी और बच्चे ने सारे क्वेश्चन एकदम सही करे होंगे, तो मे बी ऊपर नीचे हो सकता है। लाइक दिस इज़ रियली अनसर्टेन, ठीक है। ये मेरे को नहीं पता होगा कि एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो सिलेक्शन होगा या नहीं, 2 कर लेंगे तो होगा या नहीं। तो प्लीज़ इसके बारे में कमेंट में मत पूछना, ओके। एंड जो लास्ट टाइम जो 2 क्वेश्चन आए थे, पहला क्वेश्चन तो था कि एक इनपुट दिया था, एंड 1 to n के 2 to n के बीच में काउंट बताने थे प्राइम नंबर्स के, काउंट ऑफ प्राइम नंबर। तो मैंने जो कोड लिखा था मैंने उस कोड का यहाँ पे स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दिया है। लाइक जो कंपाइलर, जैसे सबसे पहले कंपाइलर कैसे आएगा आपका, कंपाइलर आएगा एकदम ब्लैंक। लाइक जैसे आप GCC कंपाइलर, ये GDB कंपाइलर है, GDB-C कंपाइलर है। तो जैसे आप इसे खोलेंगे तो इसमें तो क्या आता है, एक हेडर फाइल पहले से होती है एंड मेन फंक्शन पहले से रहता है। बट जो वहाँ पे जो फंक्शन आएगा उसमें ना ये हेडर फाइल मिलेगी आपको, ना ही मेन फंक्शन मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जौन से आपको हेडर फाइल का यूज़ होगा, अगर स्ट्रिंग का यूज़ करें तो string.h, मैथ हेडर फाइल का यूज़ है तो math.h, तो वो सबको यहाँ पे इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो आपको हेडर फाइल्स भी वहाँ लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। सबसे पहले हेडर फाइल्स आपको लिखनी पड़ेंगी, हेडर फाइल्स। देन आपका मेन फंक्शन, जहाँ से आप अपने फंक्शन को, जहाँ से आप अपना जो यूज़र वाला फंक्शन है वो कॉल करेंगे, मेन फंक्शन आ जाएगा आपका, या void इन जो भी आपको लिखना है वो कर देना। एंड यहाँ से आपके जो मेन फंक्शन, जो यूज़र फंक्शन जो आप लॉजिक लिखेंगे उसकी कॉलिंग होगी, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है, आप कोड चाहे तो मेन फंक्शन में भी लिख सकते हैं, एंड आप चाहे तो एक और फंक्शन बना के लिख सकते हैं। जैसे ये जो काउंट कर रहा था प्राइम नंबर का, इसमें मैंने 2 अलग अलग फंक्शन बनाए थे। एक तो इस प्राइम बनाया था, इस प्राइम, एंड एक बनाया था जिसमें एक काउंट का ट्रैक रख रहा हूँ, ठीक है। तो काउंट प्राइम में क्या हो रहा था, i=2 से लेके n तक हमने एक लूप लगा दिया था। एंड इसमें फॉर ईच वैल्यू ऑफ i के लिए हम चेक कर रहे थे कि ये प्राइम है या नहीं। इस प्राइम वाला फंक्शन चेक करके बता रहा था कि ये प्राइम है या नहीं। अगर ये प्राइम है तो ये रिटर्न कर रहा है यहाँ पे 1, अगर ये प्राइम है तो रिटर्न कर रहा है 1, और अगर प्राइम नहीं है तो रिटर्न कर रहा है 0, ठीक है। तो अगर प्राइम यहाँ पे इफ़ में अगर इफ़ 1 हो जाएगा इसका मतलब है वो प्राइम नंबर प्राइम है, एंड उसको हमें काउंट करना था, यहाँ पे काउंट प्लस प्लस कर दिया, और एट द एंड ऑफ द लूप रिटर्न काउंट कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और ये वाला जो इस प्राइम वाला जो कोड है, ये सिर्फ प्राइम नंबर चेक करने के लिए, प्राइम नंबर को चेक करने के लिए भी काफ़ी ईजी कोड लिखा है। ऐसा नहीं कि काफ़ी ऑप्टिमाइज कोड लिखा है, मे बी रूट n में करा है या फिर log n में करा है, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्टली सिंपली n का लूप है, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच विल वर्क, ठीक है। डायरेक्टली जो भी क्वेश्चन है उस पर ब्रूट फोर्स अप्रोच लगा के देखना। एंड अगर इन केस अगर उसमें फेल कर रहा है, एंड देन ट्राई टू थोड़ा ऑप्टिमाइज करने के लिए, ठीक है। वैसे ब्रूट फोर्स अप्रोच विल वर्क, ऑलवेज वर्क, ओके। एंड जैसे प्राइम नंबर क्या होता है, इसके 2 फैक्टर्स होते हैं, तो यहाँ पे उस प्राइम नंबर के जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे निकाल लिए। एंड अगर वो उसके फैक्टर्स फाइनली जो कैलकुलेट करके 2 अगर इक्वल टू 2 हैं, यानी कि 1 और n, ये 2 उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे ना। अगर ये यही हैं तो रिटर्न 1 कर देंगे, और एल्स रिटर्न 0, ठीक है। अगर मे बी एंड मतलब एल्स में मतलब अगर फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हुए, मे बी 3, 4 कितने भी हो सकते हैं वो, ठीक है। तो ये सिंपल सा कोड था जिसमें मैंने काउंट ऑफ प्राइम नंबर बताना था बिटवीन 2 to n। एंड देख सकते हैं ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 10 से 15 मिनट मैक्सिमम लगेंगे दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने में, 10 से 15 मिनट मैक्सिमम लगेंगे दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने में। सो प्लीज़ इसको थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी देना एंड अच्छे से सॉल्व कर लेना, हो जाएगा सॉल्व, डरने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। एंड देन जैसे बताया कि सबसे पहले तो हेडर फाइल आएगी हमारे पास, हेडर फाइल्स आपको जो भी रिक्वायरमेंट है वो लिखने हैं। जनरली stdio.h से ही काम चल जाता है, math.h, string.h इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। एंड देन फिर मेन फंक्शन, एंड यहाँ से अगर आपको एक और अपने फंक्शन बनाने हैं, जैसे यहाँ पे इस प्राइम काउंट प्राइम बनाए थे तो उसको कॉल करने के लिए यहाँ मेन फंक्शन से कॉल कर सकते हैं, ठीक है।
और अगर फंक्शन ना भी बनाना है तो डायरेक्ट यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर ही कोड अपना भी लिख सकते हैं। देन सेकंड जो क्वेश्चन था वो था हमारा एब्सोल्यूट नंबर के लिए। एब्सोल्यूट नंबर आपको प्रिंट करना है, लाइक अगर -6 दिया है तो आपको 6 प्रिंट करना है, अगर 5 दिया है तो सिंपली 5 प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये भी ईजी है, इसका कोड भी आप आई थिंक आप लिख सकते हैं। एंड अगर आगे चले लाइक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये वाला प्राइम नंबर वाला तो लाइक सबसे फेवरेट है, ये फिर से भी रिपीट हो सकता है। तो प्लीज़ प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं ये आपको आना चाहिए, तो ये अच्छे से करके जाना। एंड इस एब्सोल्यूट नंबर को भी फाइंड करना, ये भी सीख के जाना, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन तो मस्ट है, एटलीस्ट करके ही जाने हैं आपको। एंड देन उसके बाद ऐसा हो सकता है कि इसमें जो और फर्दर क्वेश्चन आ सकते हैं वो हो सकता है लाइक मे बी वो आंसर नंबर पूछ ले, एक नंबर आपको देंगे, एक नंबर आपको दिया जाएगा एंड हमसे पूछ लिया जाएगा लेट्स सपोज जो आंसर नंबर हमारे पे सबसे छोटा आसपास जो दिखता है वो है 153। तो ये वाले ऐसे ही पूछ सकते हैं कि एक नंबर आपको इनपुट दिया जाएगा एंड आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए, चेक करके बताइए, ऐसा कोड लिखिए कि ये वाला जो नंबर है 153 ये आंसर नंबर है या नहीं, ठीक है। तो ये वाले एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। देन जो सबसे फेमस है LCM एंड HCF, लाइक LCM ऑफ HCF ऑफ 2 नंबर्स तक ही चल जाएगा मतलब एक तरीके से, ठीक है। अगर इनमें से आपको एक भी आ गया, अगर आपको HCF निकालना आ गया या फिर LCM निकालना आ गया, तो आप दोनों, जैसे अगर आपको HCF आ गया तो एक प्रॉपर्टी भी होती है नंबर्स की, A/B इक्वल टू LCM ऑफ A, B इंटू में HCF ऑफ A, B, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है। अगर आपको LCM निकालना आ गया तो आप उससे HCF भी निकाल सकते हैं, अगर आपको HCF निकालना आ गया तो आप उससे LCM निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये दोनों काम कर जाएंगे। एंड LCM आपको पता होना चाहिए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा, HCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो इन सब के जो बेसिक कोड है, इंट्यूशन आपको पता होना चाहिए कि LCM कैसे निकालते हैं, HCF कैसे निकालते हैं। एंड इन सब के मैं लास्ट में आपको एक डॉक का लिंक भी दे दूंगा, तो उसमें आप रेफर भी कर सकते हैं, उसमें कोड भी आपको मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी, ठीक है। एंड अगर आपको इनके कोड लिखने हो तो यहाँ पे ऑनलाइन एडिटर में आके ये GDB/C कंपाइलर में आके अपना कोड लिख सकते हैं एंड फिर कुछ फर्दर इनपुट्स के लिए वो चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद अगर और देखें प्रोबेबल जो आ सकता है, देन 6 नंबर मे बी रिवर्स डिजिट्स करने के लिए, ठीक है। तो ये वाला कोड रिवर्स डिजिट्स करने के लिए, लेट सपोज अगर आपको इनपुट दिया है 1 2 3 4, तो आपसे बोला जाएगा कि आउटपुट देना है आपको 4 3 2 1, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का रिवर्स डिजिट ये भी काफ़ी इजी होता है, लाइक जस्ट आपको निकालना पड़ता है कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है एंड नंबर ऑफ डिजिट्स के बेसिस पे आप फिर रिमाइंडर वगैरह निकाल के, लाइक आपके पास पहले 4 वैल्यू आ जाएगी, देन 3 देन 2 देन 1 एंड इनको फर्दर कैलकुलेशन करके आप फाइनली इस नंबर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो जनरली इसमें होगा क्या, लाइक 4 इंटू आपको करना पड़ेगा 4 इंटू 10⁻³ प्लस 3 इंटू 10⁻² प्लस 2 इंटू 10⁻1 प्लस 1 इंटू 10⁻0। लाइक ये तो मैंने जनरली एल्गो बता दिया, बट जब आप इसका प्रोग्राम देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको कैसे करना है एंड इसका इंट्यूशन भी आपको क्लियर होना चाहिए रिवर्स डिजिट्स का, लाइक ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रिवर्स डिजिट एक और तरीके से भी काम आ सकता है, लाइक अगर आपसे पूछ लिया जाए पैलिंड्रोम, एक नंबर दिया जाए सपोज अगर दिया है 1 2 1 एंड आपसे पूछा गया कि ये 1 2 1 नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले रिवर्स डिजिट्स वाला कोड चला दीजिए, रिवर्स डिजिट करने के बाद आपके पास इसका जो रिवर्स करने के बाद जो नंबर आएगा वो आ जाएगा, 121 का रिवर्स करेंगे वो भी 121 ही आएगा। एंड देन यू कैन कंपेयर कि जो पहला इनपुट था एंड जो रिवर्स डिजिट करने के बाद जो इनपुट आया वो इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल होंगे देन कर सकते हैं पैलिंड्रोम है, पैलिंड्रोम येस, एंड अगर पैलिंड्रोम नहीं है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि नो इट इज़ नॉट पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम वाले केस में रिवर्स डिजिट का काम आ सकता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद फर्दर जो कोड आ सकते हैं वो हो सकता है, लाइक अभी कितने कर लिए, 7 कर लिए पैलिंड्रोम को इंक्लूड करके। देन 8 में आ सकता है फैक्टोरियल कैलकुलेट करना, लाइक फैक्टोरियल कैलकुलेट करना भी ईजी है, एक बाई लूप लगा सकते हैं या फिर एक फॉर लूप लगा सकते हैं, ऑर्डर ऑफ एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है, तो ये फैक्टोरियल का भी बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड देन 9th नंबर पे फैक्टोरियल को यूज़ करके ही क्या क्या आप निकाल सकते हैं, NCR निकाल सकते हैं, NCR एंड 10th नंबर पे आप निकाल सकते हैं NPR, कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन के लिए, ठीक है। तो अगर आपको इसका NCR NPR का फॉर्मूला क्लियर होगा तो आप इस फैक्टोरियल वाला कोड को यूज़ करके डायरेक्टली वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे NPR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। तो जनरली आपने फैक्टोरियल निकालना तो यहाँ से ऑलरेडी सीख लिया है, उस फैक्टोरियल किस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है वो यहाँ से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं और देन उनको डिवाइड करके यहाँ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये सब प्रोबेबल क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एंड देन इसके बाद कुछ कन्वर्जन वाले भी आ सकते हैं, लाइक आपने ऑलरेडी नंबर सिस्टम में
नंबर सिस्टम में कन्वर्जन तो ऑलरेडी पढ़े हैं, नंबर सिस्टम में डिजिटल लॉजिक के अंदर कन्वर्जन्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप। तो इसमें मे बी कोड आ सकता है लिखने के लिए कि आपसे बोला जा सकता है कि आपको वैसे एक बाइंडिंग नंबर दिया हुआ है, एक बाइंडिंग नंबर दिया हुआ है 8 बिट का, लेट सपोज ऐसे दिया हुआ है 4 बिट का, लेट सपोज मान लेते हैं फॉर ईजीनेस 1011 एंड आपसे पूछ लिया गया इस बाइंडिंग नंबर का डेसिमल में क्या कन्वर्जन होगा। तो इसका कन्वर्जन कितना होगा 8 + 2 + 1, तो 8 + 2 + 1 11। तो इसी का कोड आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी होता है, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, या फिर बाइनरी टू ऑक्टल। लाइक अगर आप एक समझ जाएंगे ना कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे होता है एंड डेसिमल टू बाइनरी कैसे होता है, तो आप बाकी भी कर पाएंगे इजीली, ठीक है। तो ये कन्वर्जन वाले भी प्लीज़ करके जाना। ये 11th नंबर पे आ जाता है। देन अगर और देखें, लाइक अगर एरे से क्वेश्चन आना हुआ, एरे से क्वेश्चन आना हुआ तो एरे में सिंपली वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं सॉर्टिंग के ऊपर। मे बी एक एरे दे देंगे रैंडमली, अनसॉर्टेड एक एरे दे देंगे, अनसॉर्टेड एरे दे देंगे एंड उस पर बोल सकते हैं कि आप कोई भी सॉर्टिंग एल्गो लगा के उसे सॉर्ट कर दीजिए, तो एक सॉर्टिंग वाला हो सकता है। एंड देन फाइंडिंग मिन एंड मैक्स निकालने के लिए, मतलब एक इंटीजर एरे देंगे उसमें मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए और फिर या फिर मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। और मे भी रिवर्स करने का, एक एरे को रिवर्स कैसे करना है वो, उस पर भी क्वेश्चन हो सकता है। लाइक ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सबसे बेसिक है। अगर आपने लाइक बेसिक प्रोग्रामिंग भी करी होगी ना, तो आपसे ये सारे कोड बन जाएंगे। आपके लिए, आपको इसके लिए कुछ एक्सेप्शनल कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, हैकर रैंक, हैकर अर्थ या फिर लीड कोड पे जाके करने की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि 2 क्वेश्चन है, उनकी वेटेज ज़्यादा तो होगी, बट वो ऐसे क्वेश्चन देंगे जो एटलीस्ट 10 से 15 मिनट में मैक्सिमम सॉल्व हो जाए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। एंड देन अगर स्ट्रिंग में बोला जाए, स्ट्रिंग में भी 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। मे बी वो पूछ ले कि इसको रिवर्स करके प्रिंट करो, रिवर्स करके प्रिंट करो। एंड सेकंड क्वेश्चन में भी हो सकता है कि पैलिंड्रोम है या नहीं। एक स्ट्रिंग दे देंगे, जैसे नमन दे दिया, नमन, तो ये पूछ लेंगे कि ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। तो ये आपको रिवर्स वाला कोड इसमें यूज़ हो जाएगा। लाइक पहले आपको रिवर्स करके देखना पड़ेगा स्ट्रिंग को, एंड देन जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है एंड जो रिवर्स स्ट्रिंग है उसको चेक करेंगे, अगर इक्वल है तो येस एंड नॉट इक्वल तो नो, ठीक है। तो ये कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस थे जो मे भी आ सकते हैं, और इन सब का मैं आपको अभी डॉक का लिंक दे दूंगा, तो वो भी बता देता हूँ डॉक का लिंक आपको कहाँ मिलेगा। एंड एक चीज़ और डिस्कस करनी है तो प्लीज़ वो सुन के जाना, अभी छोड़ के मत जाना। सॉरी, ये तो असाइनमेंट है। या इसमें वीडियो लिंक्स भी हैं कुछ वीडियोस के, एंड प्रोग्रामिंग के जो आपको कोड मिल जाएंगे, और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, जैसे प्राइम नंबर्स का, आर्मस्ट्रांग नंबर्स का, एलसीएम का, एचसीएफ का, एचसीएफ और जीडीसी सेम ही होता है, एनसीआर, एनपीआर, रिवर्स डिजिट्स, फैक्टोरियल, नंबर पैलिंड्रोम चेक करने के लिए है या नहीं, रिवर्स एरे करने का, ठीक है। एंड इसमें कुछ भी और मुझे कंटेंट मिलेगा तो उसमें अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ इसको बुकमार्क कर लेना। एंड एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो भी इनपुट और आउटपुट फॉर्मेट होगा, इनपुट एंड आउटपुट फॉर्मेट होगा, तो उसमें प्लीज़ ध्यान देना। लाइक अगर हाँ, इनपुट फॉर्मेट के लिए आपको जनरली सिर्फ स्कैनएफ यूज़ करना है, स्कैनएफ से हो जाएगा। लाइक अगर इंटीजर का इनपुट लेना है तो स्कैनएफ यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, और कुछ फाइल वगैरह रीड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक इनपुट लिया था 100, तो ये इनपुट 100 एंड में चला गया, ठीक है। एंड प्रिंटफ में वो फंक्शन को कॉल कर दिया। तो डायरेक्टली सिंपल इनपुट जो लेना हो स्कैनएफ से आप ले सकते हैं। एंड अगर स्ट्रिंग हो तो डायरेक्टली जो स्ट्रिंग वाला डेटा टाइप है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर कैरेक्टर एरे बना सकते हैं, कैरेक्टर एरे बना सकते हैं, उसमें भी स्ट्रिंग का इनपुट आपका हो जाएगा, ठीक है। एंड देन इनपुट और आउटपुट आपको एक अलग से दिया होगा, एक फॉर्मेट में दिया होगा कि आपको इसी फॉर्मेट में देना है। लाइक अगर आपसे नहीं बोला गया यहाँ पे इनपुट लेते वक्त, अगर आपसे कुछ नहीं बोला हुआ, जैसे आपको एक इनपुट लेना है बस, तो आपको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है इनपुट एंटर द नंबर, एंटर द नंबर, एंटर द नंबर, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ ये मत लिखना। अगर आप कुछ भी एक भी लाइक एक एक्स्ट्रा स्पेस भी देंगे ना, एक एक्स्ट्रा स्पेस भी प्रोग्राम में कहीं पे प्रिंट करते समय दे दिया आपने, तो वो गलत हो जाएगा। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना, जैसे इनपुट दिया हुआ है वैसे ही इनपुट देना। ये एंटर द नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ से स्कैनर से इनपुट लीजिए आप, ठीक है। एंड आउटपुट देते वक्त भी लाइक आपसे जो बोला गया है उतना ही प्रिंट करना। अगर आपसे पूछा हुआ है, बोला गया है कि डैश इज़ द प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, अगर बोला गया है आउटपुट में कि ऐसे प्रिंट करना है तो ऐसे ही प्रिंट करना। ऐसा मत करना कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया यहाँ पे, या फिर स्पेस नहीं दिया, डैश इज अ प्राइम नंबर। प्लीज़ एक एक स्पेस का ध्यान रखना है, आपको जो बोला गया है वही आउटपुट में प्रिंट करना है। अगर आपका एक भी स्पेस इधर हो गया है या फिर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ ना, जो इनको आउटपुट स्ट्रिंग चाहिए वो नहीं हुआ, तो वो आंसर सही होगा ही नहीं, ठीक है। जो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस में भी शायद 8 टेस्ट केसेस होते हैं, एंड वो आपको टेस्ट केसेस कुछ हिडन होंगे,
कुछ पब्लिक होंगे, कुछ प्राइवेट होंगे। पब्लिक का मतलब क्या है, आपके पास जो पब्लिक में जो आपको इनपुट होगा वो इनपुट आपके पास हिडन नहीं होगा, इनपुट आपको पता होगा कि कौन सा इनपुट पर चेक कर रहे हैं। और प्राइवेट जो होते हैं, प्राइवेट वो किस तरह रखते हैं, लाइक वो इनपुट आपको बताना नहीं चाहता कि इस पर्टिकुलर कोड को चलाने, इस पर्टिकुलर टेस्ट केस के लिए आप इनपुट क्या दे रहे हैं, वो आपको इनपुट नहीं पता होगा, ठीक है। तो टेस्ट केसेस का इतना ध्यान नहीं है, बट हाँ आपको कोशिश करनी है कि 8 के 8 टेस्ट केसेस सक्सेसफुल पास हो जाएं, तभी आपका पूरा कोड सही माना जाएगा। बट अगर आपने मे बी 8 में से 5 टेस्ट केस भी पास कराए तो आपके 5 टेस्ट केसेस के नंबर जुड़ जाएंगे। और अगर एक भी चलेगा तो भी नंबर आपको कुछ ना कुछ तो मिलेंगे, बट ट्राई करना कि 8 जितने भी टेस्ट केसेस हैं वो सारे के सारे टेस्ट केसेस चल जाएँ। एंड कोशिश करना कि आउटपुट जिस फॉर्मेट में दिया है उसी फॉर्मेट में आउटपुट ले देना, रिटर्न करना, एंड इनपुट जिस फॉर्मेट में दिया है उसी फॉर्मेट में इनपुट देना। अगर एंड कुछ भी अपनी तरफ से और फर्दर एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप सब कुछ समझ आ गया होगा प्रोग्रामिंग के बारे में। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड मैं कोशिश करूँगा लास्ट कल 15th है तो कोशिश करूँगा कि लाइव एक बार आ जाऊँ, मे बी 7 से 8 बजे के आसपास। तो अगर आप आ सकते हैं तो प्लीज़ आ जाना। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन। ओके बाय।